प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति और सद्भाव की स्थापना एकजुट होकर ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई शक्ति भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। प्रदेश सरकार कोरोना जांच की सुविधा बढ़ाने पर कर रही है विचार। और YouTube ने डीडी बिहार न्यूज चैनल को किया मोनेटाइज। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित किया। कोविड-19 के बाद बहुपक्षीयता विषय पर आधारित इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने संकट के इस समय में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी। विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सद्भाव की स्थापना एकजुट होकर ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटे हुए हैं और अन्य विकासशील देशों की भी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। And prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. While celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं ले सकती है। रक्षा मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए लद्दाख पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत से किस हद तक समाधान हो सकेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समाधान निकल आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे।
बात करते हैं कोरोना की। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त श्रीमती किनी में कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद उनका स्वैब सैंपल लिया गया था। शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। आयुक्त को तत्काल सरकारी आवास पर ही क्वारंटाइन किया गया है और चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही कोरोना जांच की सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये सुविधा उन सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण हैं या फिर जो संदेह की पुष्टि के लिए परीक्षण करवाना चाहते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेस्टिंग और उपचार की सुविधा का विस्तार किए जाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। साथ ही प्रतिदिन होने वाली जांचों की संख्या वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वो कहीं पर भी अपनी जांच करा पाए, इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिलों में, अनुमंडलों में तथा उसके पीएससीज तक इस तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए तैयारी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए भी तैयारी की जाए। और स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 896 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 14,997 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 64.36% है। 14,997 हो गई है और रिकवरी रेट जो है बिहार में अभी 64.36% है। इस प्रकार से टोटल एक्टिव मरीज जो हो जाते हैं बिहार में आज की तिथि में वो 8,129। कुल जांच हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में जो किया है वो है 10,273 और अब तक बिहार में हम लोगों ने 3,57,730 सैंपल का जांच किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार में कोविड-19 से बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक विशेष टीम की तैनाती का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कार्य करेगा। शीघ्र ही प्रदेश का दौरा कर राज्य सरकार को समुचित निर्देश तथा यथासंभव मदद प्रदान करेगी। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर SK सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल होंगे। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए एनसीसी बिहार और झारखंड वर्ष 2020-21 के लिए एनसीसी में छात्रों की ऑनलाइन नामांकन की योजना तैयार कर रहा है। नामांकन प्रक्रिया अगले महीने शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है। एनसीसी द्वारा बिहार और झारखंड राज्य के युवा मामलों के विभाग के साथ परामर्श से न्यूनतम शारीरिक संपर्क और परीक्षा के साथ एक ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया तैयार की जा रही है। इस संबंध में सभी संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे संबद्ध एनसीसी इकाइयों के साथ सलाह कर ऑनलाइन प्रक्रिया तैयार करें और छात्रों को सूचित करें। बिहार में कई नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 8 जिलों की 137 पंचायतों की 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन जिलों की 21 पंचायतों की 2,18,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बचाव दलों ने अब तक 3,600 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। प्रभावित क्षेत्रों में 433 नावें लगाई गई हैं। राज्य प्रशासन अभी बाढ़ के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। खगड़िया जिले के निचले इलाकों में कोसी और बागमती का पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
जिले के मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत और चौथम के निचले हिस्से में पानी होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हियादपुर वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से बाढ़ आ गया है। हम लोगों के खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, नाव भी नहीं है। अमनी पंचायत के निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। हिदायतपुर गांव से सटे सोहरी गांव में कोसी और बागमती नदियों का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा कर लिया है। दरभंगा जिले के हाया घाट प्रखंड में करेह नदी का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे कई गांवों की आबादी का सड़क संपर्क टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी कई गांवों की आबादी तटबंधों पर आ गई है। लोगों को मवेशियों का चारा जुटाने में परेशानी हो रही है। बगहा अनुमंडल में मसान नदी उफान पर है। इस कारण आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गोपालगंज में एक नव निर्मित पुल के पहुंच मार्ग पर बनी पुलिया के गंडक नदी की धार में बह जाने के कारण गोपालगंज से सारण और तिरहुत प्रमंडल का एक बड़ा हिस्सा चंपारण से कट गया है। जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे 70 घाट पुल से पहले आया था, तो यहाँ का जो पुल का रास्ता है वो टूट गया है। यहाँ का आने जाने का जो भी रास्ता, जो गाड़ियों का साधन है वो नहीं है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार की सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। कोरोना और बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। पटना के दानापुर छावनी क्षेत्र में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। एशियन ओपन बिल स्टार्क नाम के ये पक्षी सेना के सुरक्षित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवास कर रहे हैं। जाते हैं, यही घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर तक अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मूल स्थान को उड़ जाते हैं। इन्हें एशियन ओपन बिल स्टार्क कहा जाता है। ये एशियाई पक्षी है और मूल रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके आसपास पाया जाता है। राजस्थान की भरतपुर सेंचुरी में ये बहुतायत से देखा जाता है। ये आमतौर पर नम स्थानों और नदियों के आसपास रहते हैं। मछलियों के साथ साथ इनका मुख्य भोजन घोंघा है, इसलिए इन्हें घोंघैल भी कहा जाता है। डॉल्फिन मैन के नाम से विख्यात जीव विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ रविंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि ये पक्षी मानसून शुरू होते ही पटना के दानापुर में अपना बसेरा बना लेते हैं। इन दिनों दानापुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में वृक्षों पर काफी चिड़ियों का जमावड़ा है। उसमें विशेष रूप से एक चिड़िया है जिसको लोकल भाषा में लोग घोंघैल कहते हैं या जांघिल कहते हैं। वो दरअसल ओपन बिल्ड स्टॉर्क है, क्योंकि उसके चोंच में इस तरह का जगह स्पेस बना होता है, खुला रहता है। YouTube ने डीडी बिहार न्यूज चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। इसके तहत डीडी बिहार न्यूज को वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान विज्ञापन करने की अनुमति मिल गई है। मोनेटाइजेशन के संबंध में सूचना प्रसारित करते हुए YouTube की ओर से बताया गया है कि डीडी बिहार न्यूज चैनल को 47,624 व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही चैनल को 1,347.2 घंटे का वॉचिंग टाइम मिला है। चैनल के सब्सक्राइबरों की कुल संख्या अभी 4,432 है। डीडी न्यूज बिहार अपने समस्त दर्शकों और सब्सक्राइबरों का इस उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति और सद्भाव की स्थापना एकजुट होकर ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई शक्ति भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। प्रदेश सरकार कोरोना जांच की सुविधा बढ़ाने पर कर रही है विचार। और YouTube ने डीडी बिहार न्यूज चैनल को किया मोनेटाइज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।